हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। रिलेशन फंक्शन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, संबंध एंड फलन। बात करें टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और दूसरा कि मेरे पास कोई फंक्शन अगर है, कोई फलन है, तो उसका हम लोग प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब जो पीछे हमने पढ़ा, पीछे दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, रिलेशन और उसके टाइप्स, फंक्शन और उसके टाइप्स। जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर के हर एक टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कौन सा पूछेगा आप कभी नहीं जानोगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे आते हैं, अपने टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन में जो भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक दो प्यारी सी बातें बताता हूँ, जिससे हमारा आधा कॉम्पोजिशन क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग डिफिनीशन भी देख लेंगे कि डिफिनीशन में क्या है। हमने कहा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक को मैं एफ बोल रहा हूँ, दूसरे को मैं जी बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं डिफाइंड तो होगा ही। अगर ले से कि मैं कहता हूँ कि ये आपका ए से बी में डिफाइंड है ना, ए सेट से बी सेट में डिफाइंड है, और दूसरा बी से सी में डिफाइंड है। ठीक है, चलो, तो टर्म एफ, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फॉग, एंड और दूसरा होता है आपके पास गॉफ। इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ और जी का कंपोजिशन है। ठीक है, क्या मीनिंग निकल के आ रही है इसकी, ऐसे आपको शायद समझ में ना आए। हालांकि फॉग एक प्रॉपर इसका क्या बोल सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन नहीं है, या फिर प्रॉपर कहने का टर्म नहीं है। अगर प्रॉपर वे में इसको बोलेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स, और यहाँ पे जब लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। किसी भी गिवन टू फंक्शंस के लिए एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स क्या होते हैं, इनके कंपोजिट फॉर्म कहलाते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। कंपोजिशन दो फंक्शन का, दो से ज्यादा फंक्शन का भी हो सकता है, वो तीन हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, अब आई होप कि यहां तक तो ये आपको दिमाग में गया होगा कि ये क्या लिखा होगा। अगर मैंने कहा कि इन जनरल जो मेरे पास फंक्शन कोई भी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। और जब ऐसा बोलते हैं तो हमारा सेंस ये होता है कि ये एफ जो है एक्स का फंक्शन है, राइट। एफ क्या है, एक्स का फंक्शन है। अब अगर मैं यहीं पे इसके, अब जब एक्स का फंक्शन होता है तो बेसिकली हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास एक्सप्रेशन होगा एक्स के टर्म में, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स होगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहां से एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा हूं, एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया जी एक्स से, तो ये क्या होगा, ये कुछ एक्सप्रेशन होगा किसका, जी एक्स का। तो बेसिकली एक्स के जगह मैंने जी एक्स रिप्लेस कर दिया है, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन, कि एम और एफ और जी को हमने कंपोजिट कर दिया है, संयुक्त कर दिया है। ठीक है, और सिमिलर फैशन में, सिमिलर मैनर में गॉफ की बात कर लो या जी ऑफ एफ एक्स के लिए भी हम लोग बात करते हैं। कभी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन होगा या नहीं, या फिर हम कब करेंगे, वो इस बात से डिसाइड होता है कि अगर आपने दो फंक्शन लिए हैं और दोनों में पहले वाले फंक्शन का क्या दिख जाए मुझे, यहाँ पे इसको कोडोमेन बोलते हैं, और यहाँ पे जी का क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए कोडोमेन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो अगर इसका डोमेन सबसेट है अगर इसके कोडोमेन का, ठीक है, तब तो हम कहते हैं कि कंपोजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। अब जब मैंने सबसेट बोल दिया तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो एफ ए टू बी में है, ठीक है, ये वैल्यू आपके, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ जी बोल रहा हूं, ठीक है, फॉग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर एफ ऑफ जी आप बोल रहे हो, इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो इस पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एफ की। तो जी एक्स पे फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है,
और जब gx के डिफाइंड होने की बात हो रही है तो हमने कहा कि gx डिफाइंड कहाँ पे होगा, तो gx अगर आप देखोगे डिफाइंड किया, फिर gx की जो वैल्यू होगी, x तो आप इसके g से डोमेन से ले लोगे यहाँ से, है ना, और इसकी जो वैल्यू मिलेगी इसके को डोमेन में मिलेगी। g का को डोमेन मेरे पास क्या है, यहाँ पे c है, ठीक है। तो c पे जो ये c आ रहा है, अब c सारी वैल्यूज होंगी, एक सेट होगा, वो c यहाँ पे जाएगा, उन c में से जो वैल्यूज होंगी यहाँ पे जाएंगी, और उन पे क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तब तो कंपोजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप फोक की बात कर रहे हो तब, तो यहां से क्या समझ में आया कि जो यहाँ पे अब ये जो भी सी आ रहा है, इस पे फंक्शन को डिफाइंड होना है, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे होता है, तो हमने कहा कि अपने डोमेन में होता है। एफ के लिए अगर बात करो तो उसका डोमेन क्या है, तो वो ए है, तो सी की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो ए का सबसेट होना चाहिए, राइट। तब तो ये है, अगर ए से कोई के अलावा कोई वैल्यू आ गई तब तो उसमें वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो आप वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, यहाँ पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। इसके उलट जो हमने दूसरा कंपोजिशन आपको बताया, जिसको मैं गॉफ कह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोजिशन होगा कि नहीं होगा वो यहीं से डिसाइड होता है। तो आपको पहले यही समझना है कि क्या इसका कंपोजिशन डिफाइंड भी है कि नहीं है, क्या हम निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो अगर g ऑफ एफ एक्स की मैं यहाँ पे बात करूं दूसरे की, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा कि यहाँ पे x कहाँ से आएगा, हमने कहा कि जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, f डिफाइंड है, f a से b में डिफाइंड है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आप x की लोगे वो तो a से लोगे, और f ऑफ x की वैल्यू आएंगी कहां से, तो मैंने कहा ये इसके कोडोमेन से आएंगी, ठीक है। कहां पे आ रही है, इसके कोडोमेन विच इज बी। अब ये बी वाली वैल्यू जो आएंगी वो अब यहां पे जाएंगी इस जी के अंदर, ठीक है, और उस पे जी डिफाइंड होना चाहिए। अब जी कहां पे परिभाषित है, यहाँ पे तो हमने कहा कि जी को हमने वैसे खैर यहाँ तो बी टू सी के लिए डिफाइन करा, मगर मैं यहाँ पे बी टू सी ना लिख के लेट से मैं यहाँ पे डी लिख देता, है ना। तो ये बी जो भी आ रहा है, अगर ये सबसेट हुआ डी का, तब तो g ऑफ एफ एक्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से मैं क्या बोल दूं कि यहाँ पे जो b होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए d का, और यहाँ पे हमने इसी को देखा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कभी भी कंपोजिशन हमें निकालने के लिए, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ केसेस में या फिर जब आप बुक उठाओगे तो पहले तो यहाँ पे आपको गॉफ के बारे में बोला गया है, ठीक है, पहले यहाँ पे गॉफ के बारे में बोला गया है। अब जब गॉफ के बारे में हम बोलते हैं तो हम सिंपल सा ये कहते हैं कि अगर मेरे पास एफ एक्स एक फंक्शन है ए टू बी, और मेरे पास जी दूसरा फंक्शन है क्या, बी टू सी, तो अगर मेरे पास जो कंपोजिशन होगा वो गॉफ द्वारा गिवन होगा, और ये कहां पे डिफाइंड होगा, तो वो डिफाइंड होगा ए टू सी में, ठीक है। कहां पे डिफाइंड होगा, तो ए टू सी के लिए डिफाइंड होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली देखें तो हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें ए से बी में एफ डिफाइंड है, मेरे पास बी टू सी में मेरे पास जी डिफाइंड है, तो जो गॉफ होगा वो ए टू सी के लिए डिफाइंड होगा। कैसे होगा, हमने कहा कि जब आपने जी ऑफ एफ एक्स लिखा है आपने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स होगा ऑब्वियसली फंक्शन के डोमेन से आएगा, ऑब्वियसली वो ये सेट ए से आएगा। अब जब एक्स रखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है मुझे, एफ ऑफ एक्स मिलता है, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, बी सेट के अंदर आएगा। और जैसे ही एफ ऑफ एक्स रखोगे जी के अंदर, तो जी ऑफ एफ एक्स आएगा, जिसको हम लोग गॉफ बोल रहे हैं। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो किस सेट से आ रही है, तो सी सेट से आ रही है, और जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू आपने ली है वो कहां से ली है, ए सेट से ली है। तो फाइनल जो गॉफ होगा ऑब्वियसली वो सेट ए से सी में ही तो डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गॉफ आएगा वो ए टू सी के लिए डिफाइंड होगा, और हमने ये चीज आपको पीछे भी बता दिया। तो अब चाहे वो फॉग के लिए हो चाहे वो गॉफ के लिए हो, दोनों के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हो। डिफिनीशन वाइज ये क्या कहते हैं, ये डिफिनीशन वाइज कहते हैं कि अगर एफ ए टू बी और बी जी बी टू सी दो फलन है, एफ और जी की संरचना इस प्रकार से है जिसे हम लोग गॉफ द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, कंपोजिशन की।
को फलन गॉफ ए टू सी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो ए के सभी तत्वों के लिए जी ऑफ एफ एक्स बराबर गॉफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स के लिए द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पढ़ने में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, बट अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो, हिंदी भाषी हो, आपको पूरी प्योरली हिंदी में पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं लगेगा ऐसा। ठीक है, बाकी मेन क्रक्स क्या है तो मैंने यहाँ पे बात समझा दी। चाहे अब यहाँ पे डिफिनीशन में सिर्फ गॉफ के लिए बात करी, जी ऑफ एफ एक्स के लिए बात करी, एफ ऑफ जी एक्स के लिए बात नहीं करी, मैंने कहा इसका उल्टा भी हो सकता है ना। तो रहे कंडीशन जो भी, कैसे निकालेंगे ये बात आपको समझ में आ गई है कि होता क्या है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि कंपोजिशन करते वक्त अगर आपको दिखे कि एफ ए टू बी और जी बी टू सी क्या है, आपके पास दो फंक्शन डिफाइंड है और दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन निकालोगे वो भी एक ही होगा। ठीक है, सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे अगर एफ और जी दोनों के दोनों ऑन टू हैं, आच्छादक हैं, तो इनका जो गॉफ निकालोगे, जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे, वो भी आच्छादक होगा। बेसिकली अगर एफ और जी आपने 1 1 लिया है तो आपका जो कंपोजिशन है वो भी 1 1 आएगा, और ए और बी आपने ऑन टू लिया है तो वो कंपोजिशन भी ऑन टू ही आएगा। ठीक है, अगर ये बात थ्योरेटिकली आपको इतनी समझ में आ गई है तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि निकालने कैसे। हमने कहा कि जो बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, उसका अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से अप्रोच होगा। वो घूम फिर के एक एक चीज सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन अब अप्रोच अलग होंगे। मैंने कहा कि हमने मैपिंग आपको सिखाया, हमने ग्राफिकल अप्रोच आपको सिखाया, हमने कैलकुलेशन का जनरल मेथड बताया, चाहे वो टाइप ऑफ फंक्शन में बताया हो, चाहे टाइप ऑफ रिलेशन में बताया हो, तो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके से हो रहा था वैलिड, राइट। बट ऐसा नहीं था कि एक को हम दूसरे के तरीके से नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब क्वेश्चन को, एक दो तरीके के क्वेश्चन है मेरे पास, 2 3 तरीके के, सबको समझ लेते हैं एक एक करके। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक फंक्शन डिफाइंड है इस सेट से दूसरे सेट में, जी मेरे पास यहाँ से यहाँ के लिए डिफाइंड है, तो कह रहा है और इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ ऑफ 2 3 है, एफ ऑफ 3 4 है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों 5 के बराबर है, और जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 7 के बराबर है, जी ऑफ 5 जी ऑफ 9 11 के बराबर है। तो गॉफ निकालिए। सिंपल, जब भी आपको ऐसे सेट दे, कैसे कि जिसमें आपको एलिमेंट पता हो और ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में गिवन हो, तो आपको मैपिंग मेथड सबसे अप्रोप्रिएट होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। सॉरी। तो जरा इसको मैपिंग मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, मैपिंग मेथड में क्या किया था हमने सो फार? तो हमने कहा कि अगर हमारे पास सेट है, ठीक है, ये हमारे पास सेट है ना। अभी मैंने जैसे बताया वैसे ही फॉलो करनी है आपको। हमने कहा कि यहाँ पे ए था मेरे पास, ये बी सेट है और ये सी सेट। अगर देखोगे तो ये आपको ए बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो। अगेन अब देखोगे ये और ये दोनों सेट सेम ही है, तो इसको बी बोल दिया, और यहाँ पे सी। हमने कहा कि ए टू बी में क्या क्या डिफाइंड है, एफ, बी टू सी के लिए क्या डिफाइंड है, जी, और हमने कहा कि इसका कंपोजिशन ए टू सी में डिफाइंड होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, गॉफ, और आपको वही गॉफ निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहां पे क्या करना है आपको। हमने कहा कि ए के अंदर एलिमेंट क्या है, तो 2 3 4 5। बी के अंदर क्या एलिमेंट है, तो 3 4 5 9। यहां पे क्या एलिमेंट है, तो 7 11 15। मैपिंग करवा सकते हैं। मैपिंग करवाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ए किससे रिलेटेड है ना। अब ए किससे रिलेटेड ये करने के लिए मैंने कहा कि मुझे ए का जो इमेज बनता है एफ ऑफ 2 से बनेगा। अगर 2 की लिए बात कर रहा हूं तो 2 का इमेज क्या होगा, एफ ऑफ 2 होगा। एक्स का इमेज एफ ऑफ एक्स था, और हमने रिलेशन में भी इस तरीके से करके बताया आपको। तो 2 का इमेज एफ ऑफ 2 बनेगा, और एफ ऑफ 2 यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, अगर ऊपर वाले इसमें देखोगे तो एफ ऑफ 2 मुझे गिवन है कि यहाँ पे 3 है। ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या है, मेरे पास 3 है। अगर एफ ऑफ 3 है, मैंने कहा कि एफ ऑफ 2 3 है, तो मैंने कहा कि इसकी रिलेशन हम लोग किसके साथ दिखाएंगे, 3 के साथ। ये होगा इमेज। 3 के लिए बात करें तो यहीं पे सेम गिवन है, एफ ऑफ 3 क्या है, 4 है, क्योंकि 3 का इमेज एफ ऑफ 3 बनेगा, और ये 4 है। एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों सेम है, और दोनों 5 से
क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो इसके ये भी इससे के साथ कनेक्ट हो जाएगा और 5 भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो पहला ये एफ डिफाइंड हुआ। जी के लिए बात कर लेते हैं। जी बी टू सी में डिफाइंड है, और जब सी में हम बी में हम जाते हैं तो बी में क्या मिल रहा है, 3 4 5 9। तो 3 किससे कनेक्टेड होगा, तो जी ऑफ 3 से गिवन जो 3 का इमेज होगा जी ऑफ 3 होगा, और जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 दोनों देखोगे तो 7 से कनेक्टेड है। तो ये मैपिंग किसके साथ बना रहा होगा, 7 के साथ। और यहाँ पे ये किसके साथ मैपिंग बना रहा, तो ये भी 7 के साथ बना रहा है। जी ऑफ 5 जी ऑफ 9 दोनों किससे कनेक्टेड है, तो 11 से कनेक्टेड है। तो अगर इनकी मैपिंग मैं बनाऊंगा तो ये भी इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और आपका ये भी यहां से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है क्या, ए टू सी के लिए, है ना। तो जब ए टू सी में आप देखोगे इस तरीके से इमेजिंग, तो मैंने कहा फिर से मैं बना लेता हूं इसको। अगर ए टू सी के लिए आप देख रहे हो तो सिंपल सा मेरे पास ये बना, और ये हमने ले लिया ए लिया हमने सी। ठीक है, ए मिल गया आपको और ये सी। अब ए टू सी के लिए हम लोग किसको किससे डिनोट कर रहे हैं, तो हमने कहा कि इसको हम लोग बोल रहे हैं गॉफ, राइट। चलो, अगर ए टू सी के लिए कॉप देख रहे हो तो हमने कहा पहली बात तो एलिमेंट लिख लो। तो एलिमेंट ए के अंदर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसमें जाओगे तो 7 है, 11 है, 15 है। तो ये आ कैसे रहा है, हमने कहा कि जब आप गॉफ बोलते हो तो जी ऑफ एफ एक्स बोल रहे हो बेसिकली, और जी ऑफ एफ एक्स में आप एक्स कहां से लेते हो, पहले वाले सेट से, और जो वैल्यू निकल के आती है वो सी वाले सेट के अंदर आएगी। तो आप एक्स कहां से लोगे, तो सेट ए से, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, तो 2 3 4 5। मतलब आप 2 के लिए अगर इमेज बनाओगे तो 2 पुट करोगे यहाँ पे। अब जैसे 2 पुट करोगे तो ये एफ ऑफ 2 होगा। एफ ऑफ 2 हमने देखा था कि ये 3 था, ऊपर वाले में एफ ऑफ टी आपको वैल्यू दे रखा था 3 था, और जैसे यहाँ पे आप 3 पुट करोगे तो ये जी ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, और जी ऑफ 3 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी थी ऊपर, तो जी ऑफ 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 7। तो आपने जब 2 लिया तो आउटपुट क्या आया, उसके रिगार्डिंग मेरे पास 7 आया। इसका मतलब 2 का इमेज किसके साथ बन जाएगा, तो ये 2 का इमेज बन जाएगा 7 के साथ। ठीक है, 2 का इमेज किसके साथ बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है 7 के साथ। ठीक है, सिमिलर वे में अब 3 का इमेज चाहिए आपको। 3 का इमेज मतलब जी ऑफ गॉफ ऑफ 3 चाहिए। सिंपल सी बात है ना, अगर एफ होता तो हम 2 के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 2 देख रहे थे। गॉफ के अंदर अगर देखेंगे तो मुझे क्या चाहिए होगा, अगर आपको 3 के रिकॉर्डिंग चाहिए तो क्या लिखोगे, यही लिखना है आपको, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ 3 करोगे तो आपको पता कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, जैसे 4 पुट किया तो ये जी ऑफ 4 हो गया। अब जी ऑफ 4 क्या था, तो वहां पे अगेन मुझे 7 मिला था। इसका मतलब कि 3 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, अगेन 7 के साथ ही हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ फिर से 4 पे, सेम वे में करेंगे। जैसे यहाँ पे अंदर 4 पुट करोगे तो एफ ऑफ 4 होगा, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और 5 जब पुट करोगे तो जी ऑफ 5 हो जाएगा। जी ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पे 11 है, इसका मतलब 4 किससे कनेक्टेड है, 11 से कनेक्टेड है। ठीक है, और सेम 5 के लिए भी करोगे तो 5 क्या मिलेगा आपको, 5 पुट करोगे तो ये फिर से 5 से कनेक्टेड है ना, और 5 फिर पुट करोगे जी ऑफ 5 तो वो भी किससे कनेक्टेड है, आपके पास 11 से ही कनेक्टेड है। तो अगेन 5 भी 11 से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया कंपोजिट फंक्शन की मैपिंग। अब ये मुझे इतना नहीं भी करना होता तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक सिंपल सा, ये तो ठीक है हमने आपको बता दिया कि वैल्यू रख के दिया था, अगर ऐसा कहीं पे होता तो आपको करना कैसे। इसके अलावा सेम लाइन पे अगर मुझे किसी और तरीके से सोच रहा हूं तो मैं कैसे देखूंगा, इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि आपने 2 देखो, 2 किससे कनेक्टेड है, 3 किससे कनेक्टेड है, तो ये 2 लास्ट में 7 से कनेक्टेड हो जाएगा। 3 4 से कनेक्टेड है, 4 7 से कनेक्टेड है, इसका मतलब 3 7 से कनेक्टेड होगा। 4 5 से कनेक्टेड है और 5 11 से कनेक्टेड है, मतलब 4 11 से कनेक्टेड होगा। 5 5 से कनेक्टेड है और अगेन 5 किससे कनेक्टेड है, 11 से, तो 5 11 से कनेक्टेड हो गया। तो मैं नीचे वाली वैल्यूज ना भी करके सीधे मैं यही से बता सकता था कि ये कैसे बन रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैपिंग के थ्रू आपने कंपोजिशन देख लिया। अगर मेरे पास क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो, हमें इस तरीके से मैपिंग के थ्रू नहीं, सीधे फंक्शन के टर्म में क्यों, हमने कहा कि ये सब चीजें तब अप्लाई करो आप मैपिंग जब आपको ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में, या सेट जो दे उसमें लिमिटेड नंबर्स हो या फिर ऑर्डर्ड पेयर हो, तो उसमें उस कंडीशन में आप इस तरीके से यूज करो। अदरवाइज मान लो हमें सिर्फ सीधा का सीधा फंक्शन दे दे, फिर क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर सीधा का सीधा फंक्शन देंगे तो थोड़ा सा
अलग वे में करेंगे, हालांकि अलग नहीं, पीछे हमने बता दिया कैसे करना है। हमने कहा कि चलो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि आर टू आर के लिए डिफाइंड है, ठीक है, और जी मेरे पास फंक्शन है, ये भी आर टू आर के लिए डिफाइंड है, और यहाँ पे एफ एक्स बराबर जो मुझे गिवन है वो आपका क्या है, तो ये कॉस एक्स है। जो जी एक्स मुझे गिवन है तो वो 3x² है, ठीक है, क्या है ये 3x² है, ठीक बात है। अब अगर ये 3x² है तो हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि गॉफ और फोग दोनों बराबर नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि पहले मुझे गॉफ और फोग निकालना है, फिर उसको दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। कैसे निकालेंगे कंपोजिशन? हमने कहा सिंपल, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। गॉफ और फोग करने का मतलब, गॉफ कहने का मतलब क्या है, हमको चाहिए जी ऑफ एफ एक्स का, बहुत ही इजी सिंपल। मेरे पास gx क्या है, तो gx मेरे पास है 3x²। अगर इस x को मैं fx से रिप्लेस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे g ऑफ fx मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में रिप्लेस किया तो राइट में भी रिप्लेस करना पड़ेगा, और जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर, जहां पे x था मैंने gx पुट कर दिया। अब सॉरी fx पुट किया ना हमने, तो ये आपका fx हो गया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता कि एफ एक्स की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है विच इज cos x, तो हम यहाँ पे उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो g ऑफ एफ एक्स रिप्लेस हो गया यहाँ पे, और जैसे रिप्लेस हुआ और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, तो cos x थी, मैंने पुट कर दी और सॉल्व किया तो 3cos² x मुझे मिल गया। ये क्या हो गया मेरे पास, आंसर हो गया गॉफ के लिए, ठीक है। सिमिलर लाइन पे अगर मुझे फॉग निकालना है तब भी वही प्रोसेस है। क्या करना है, मैंने कहा कि मुझे एफ एक्स गिवन है विच इज cos x, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फॉग, है ना, या फिर इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एफ ऑफ जी एक्स बोलता हूं, ठीक है। अगर ये एफ ऑफ जी एक्स है तो हमने कहा कि एफ एक्स में अगर मैं एक्स की जगह पे जी एक्स पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर अगेन मैं cos x लिख रहा हूं जस्ट टू शो, और यहाँ पे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, जी एक्स एक्स की जगह पे, और जैसे ही रिप्लेस करूंगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, एफ ऑफ जी एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, cos ऑफ जी एक्स, क्योंकि एक्स को हमने लेफ्ट में रिप्लेस किया तो राइट में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, एफ ऑफ जी एक्स तो यहाँ पे रह गई, यहाँ पे जाओगे तो मुझे पता है कि cos ऑफ जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू मुझे पता है, क्या गिवन था ऊपर 3x², तो ये वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, ये आपको फोग मिल गया, ठीक है। पहली बात तो आपने इसको एवेलुएट कर लिया। अब अगर फॉग और गॉफ दोनों को देखोगे तो मेरे पास एफ ऑफ जी एक्स क्या आया है, तो यहाँ पे आया है cos ऑफ 3x², cos ऑफ 3x²। अगर मैं गॉफ की बात कर रहा हूं तो गॉफ क्या आएगा, g ऑफ एफ एक्स, और ये वैल्यू क्या आई थी, तो 3, आई थिंक 3cos² x, यस 3cos² x। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली नहीं बराबर है, cos 3x² इज नॉट इक्वल टू 3cos² x, और यही आपको शो करना था, तो यहाँ पे ये बात प्रूव होती है, ठीक है। एक एक करके आराम से आप देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, सिंपल सी ये बोला कि अगर एफ ऑफ एक्स था तो मैं कहता था कि एक्स का फंक्शन है। गॉफ बोलने का या फॉग बोलने का मतलब क्या है, कि फॉग बोल रहे थे एफ ऑफ जी एक्स बोल रहे, ठीक है, और गॉफ बोल रहे तो जी ऑफ एफ एक्स बोल रहे हैं। एफ एक्स में और जी एक्स में हमने एक्स की जगह एफ एक्स और जी एक्स की जगह जी एक्स यही रिप्लेसमेंट करी है एफ और जी के अंदर, और सीधा मुझे कंपोजिशन मिल गया। कब करते हैं वो वाली कंडीशन, मैंने बताया कि सबसेट वाली कंडीशन होती है, वहां पे हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो सब आर टू आर में डिफाइंड है, तो इसमें से कोई सा भी सेट उठा लो, एक दूसरे के सबसेट तो मिल ही जाएंगे, है ना, क्योंकि कोई भी आर कोई भी सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है। तो चाहे इसका सबसेट आप इससे निकाल रहे हो, चाहे इसका इससे निकाल रहे हो, वो एक दूसरे के सबसेट हैं क्योंकि वो सेम सेट है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ और जी अब आपको क्या दिया है, अब ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में गिवन है, आपको डिफाइंड है, तो कह रहा है कि फॉग निकालिए, ठीक है, कोई मेहनत वाली काम नहीं है इसमें, सिर्फ आपको क्या गिवन है, चलो अगर एफ को मैं लिख लूं तो यहाँ पे गिवन है 1 2 3 5 4 1, ठीक है। अगर मैं जी की बात करूं तो जी क्या गिवन है मुझे, तो 2 3 5
1 1 3, ये मेरे पास जी है, दोनों फंक्शन है। मुझे क्या चाहिए? फॉग चाहिए। फॉग कहने का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, राइट? मुझे एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। अब जरा समझना है इसको, क्या समझना है? अगर मैं एफ के लिए बात करूं, ठीक है, एफ की मैपिंग में करूं, आप इसको मैपिंग से जा सकते हो, हालांकि जनरल तरीके से भी जा सकते हैं। अगर मैपिंग के थ्रू ही अगर लेक्चर में जाना हो, तो एफ और जी का हम लोग डोमेन कोडोमेन निकाल सकते हैं, किस सेट से किस सेट में डिफाइंड है वो बता सकते हैं। तो अगर मैं इसके थ्रू जाऊं, तो मेरे पास ये क्या है? मेरे पास सेट है। अगेन चलो मैपिंग के थ्रू ही इसको समझ लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये अगर मेरे पास सेट है ना, यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, लेट्स से ये सी है। अभी डिसाइडेड नहीं हुआ बट सुन लेते हैं। हमने कहा कि अगर जो भी फंक्शन एफ है, एफ का पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उनको हम लोग डोमेन में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? 1 3 4। अब ये 2 क्या है? तो इसको मैं एफ ऑफ 1 भी लिखता हूं, ठीक है। 5 क्या है? तो इसको मैं एफ ऑफ 3 भी लिखता हूं। और 1 क्या है? तो एफ ऑफ 4 लिखता हूं इसको मैं। और बेसिकली 1 का इमेज 2 है, 2 का 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 1 है, सिंपल। तो यहाँ पे इसमें इमेज में वाले में क्या आएंगे वैल्यू? तो 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और जब जी के लिए बात करोगे, ये तो मेरा एफ डिफाइंड होगा यहाँ से। अब अगर जी के लिए भी बात करोगे, तो जी में भी देखोगे तो 2 5 1 ही है ना। तो इसको बी सेट में बोल सकता हूँ, सिंपल यहीं पे हो गया। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो मुझे वैल्यूज मिल रही है, तो मुझे 3 मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है, और अगेन 3 लिखा। तो मैं एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते सेट के अंदर, तो ये हो गया। हमको अब मैपिंग दिखानी है। मैपिंग कैसे दिखानी है? तो हमने कहा कि सिंपल तरीका है, जैसे भी आप दिखाते हो अब तक। तो यहां से, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लेंगे। यहाँ पे अब जो मैं निकालूंगा, पहली बात तो यहाँ पे मुझे गॉफ चाहिए था शायद, आई गेस। और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फॉग, है ना। इसको थोड़ा सा ऑर्डर को मुझे उल्टा करने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे कर लें? इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूं मैं, ठीक है। और एक सेट आप यहाँ पर डिफाइन कर लो। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। यहाँ पे मैंने जी डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने एफ डिफाइन किया। तो अब जो मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा? जी ऑफ, सॉरी, एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स। अब ये एफ ऑफ जी एक्स फिर कैसे आएगा? फिर वही बात है। तो एफ के लिए अगर मैं बात कर रहा था, तो एफ मुझे कहां से मिल रहा था? अगर ये मेरा एफ है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे वो कहां से आ रहे थे? अब जरा इनको बदल ले। जी के अंदर मेरे पास, मैंने कहा कि 2 5 1 दिख रहा मुझे, 2 5 1। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है मुझे 1 और 3 मिल रही है, ठीक है। एफ के अंदर जब बात करोगे, तो ये वैल्यूज आपको क्या दे रहा था? इसका डोमेन क्या था? तो 1 3 4 था। तो इसको मैं इससे लिख सकता हूँ। बोलोगे सर बी के अंदर तो ये था ही नहीं, ठीक है। तो एक तरीका तो यही था कि मैं इसका सबसेट तो ले ही सकता था बी को, इसका सबसेट तो बोल ही सकता हूँ। और अगर सबसेट नहीं भी दिखाना है, तो मैंने कहा कि छोड़ो, इस मेथड को ही छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और लगेगा कि सर कंफ्यूजिंग हो रहा है। सिंपल सा बात छोड़, एक इतना मुझे नहीं भी करना है, सिंपल सी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि मुझे एफ ऑफ जी एक्स चाहिए ना। एफ ऑफ जी एक्स कहने का मतलब है कि एफ ऑफ, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे इनपुट कहां से मिलेगा? जी का जो डोमेन होगा, जी का डोमेन है क्या? तो वो है आपका 2 5 1। तो जैसे जैसे मैं जी के डोमेन के लिए, क्योंकि जी जहां कहां पे डिफाइंड है, तो आप अगर आप इनको जो भी सेट का नाम देना चाहो, सेट, या डायरेक्टली लिख लो कि ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है। और इसकी जो वैल्यूज मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है? तो 3 और 1 मिल रही है, ठीक है। 3 और 1 मिल रही है।
तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे डालूंगा तो एफ ऑफ जी एक्स के अंदर, एफ ऑफ जी एक्स के अंदर मैंने वैल्यूज पुट करी, यहां से पुट करोगे 2 पुट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, तो 2 पुट करा तो ये जी ऑफ 2 मिलेगा। जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो जी ऑफ 2 यहाँ पे मेरे पास 3 है ना, इसको मैं जी ऑफ 2 बोलूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये जी ऑफ 2 की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो ये मुझे एफ ऑफ 3 मिल जाएगा। और अगर एफ ऑफ 3 मिल जाएगा तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 है, क्योंकि 3 पुट करने पर 5 वहां पे मिल जाएगा। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिली, ये मुझे 5 मिल गया। ठीक है, सेम वे में अब आ जाओ दूसरे एलिमेंट के लिए, एफ ऑफ जी एक्स में ये आपने 2 पुट कर लिया, अगर इसके बाद मैं 5 पुट करता हूं, ठीक है, तो 5 पुट करने पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ 5 मिलेगा। जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, तो जी ऑफ 5 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है कि ये जी ऑफ 5 है, विच इज 1। अब अगर यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये एफ ऑफ 1 मिलेगा। और एफ ऑफ 1 कहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये एफ ऑफ 1 है, विच इज 2। तो अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूं, एफ ऑफ 1 इज 2, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल गया। सिमिलर वे में एफ ऑफ जी एक्स और लास्ट एलिमेंट के लिए जाओगे विच इज 1, तो यहाँ पे पुट करते ही जी ऑफ 1 बनेगा। और जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे है ना, अगर ये जी ऑफ 1 है विच इज 3, यहाँ पे पुट कर दो तो ये मिल जाएगा मुझे एफ ऑफ 3। और एफ ऑफ 3 फिर से ढूंढोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 3 मुझे फिर से 5 मिल रहा। ठीक है, 5 मिल गया। अब जरा आ जाओ, मैंने कहा कि ये डिफाइंड कहाँ पे हुआ, तो हमने कहा कि जो भी आपके ने इसके डोमेन में लिया, तो क्या क्या लिया मैंने, यहाँ पे 2 लिया है मैंने, यहाँ पे 5 लिया है मैंने, यहाँ पे 1 लिया है। तो जो फॉग है वो किसके लिए डिफाइंड है, 2 के लिए, 5 के लिए और 1 के लिए। इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई है, तो मुझे 5 मिला है, 2 मिला है और अगेन 5 मिला है ना। और ये है क्या, तो ये फॉग के अंडर है। यहाँ पे जो भी सेट का नाम देना चाहो आप सेट का नाम दे सकते हो। इमेजिंग की बात करें तो मैंने कहा कि 2 पे क्या वैल्यू मिल रही है, 2 पे वैल्यू मुझे मिल रही है 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको इमेज बना दिया इसका 5। ठीक है, 2 5 से कनेक्टेड हो गया। 5 के लिए वैल्यू क्या मिली, तो 5 के लिए मुझे वैल्यू मिली है 2, तो ये इससे कनेक्टेड हो गया। और लास्ट पे 1 के लिए क्या वैल्यू मिली है, तो 1 भी कनेक्टेड है आपके पास 5 से, तो ये आपका फॉग मिल गया। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग तरीके से अप्रोच लगाना पड़ सकता है, तो वहां पे भी हम कर सकते थे। बट यूजुअली होता कि एफ और जी ले रहे तो आपको गॉफ मिलता है, उसका ऑर्डर उल्टा कर देंगे, जी और एफ लेंगे तो मुझे फॉग मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कंफ्यूजन उसको बनाने की कोशिश नहीं करी है, यहाँ पे क्लियरली वैल्यूज रखते चलो जाओ, आपको जो मिल रहा वो उसका इमेज होगा। ठीक है, और वहां पे आपने इसको मैपिंग दिखा दी। वैल्यू वाइज भी करके मैं छोड़ सकता था, यहाँ पे ये करने के बजाय सिर्फ मैं ये भी कर सकता था। अच्छा ये भी देख लो, यहाँ पे हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते थे कि अगर मुझे फॉग चाहिए तो ये कैसे डिफाइंड हुआ, तो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में अगर आप लिखोगे तो 2 5 लिख सकते हो इसको, और ये 5 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फॉग डिफाइंड है, आप ऐसे बता सकते थे क्योंकि गिवन फॉर्मेट में ऐसे ही गिवन था। तो दोनों सही है, ऊपर वाला देख लो चाहे नीचे वाला देख लो, दोनों के दोनों ही करेक्ट है अपनी जगह पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें, और नेक्स्ट आपका आता है लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन या प्रतिलोम फलन कहते हैं इसको। क्या मीनिंग है प्रतिलोम फलन का, बात कर लेते हैं। प्रतिलोम से क्या मतलब है, जनरल सेंस में आप लोगों को मायने इसके पता होंगे। यहाँ पे क्या मायने हैं, तो प्रतिलोम फलन का मतलब यह है कि अगर मेरे पास y x का फंक्शन है, या फिर f ऑफ x बोलते हैं इस जनरल, तो अगर f ऑफ x यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे सम एक्सप्रेशन ऑफ x होता है और यहाँ पे इसी को मैं y भी बोलता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि y x का फंक्शन, तो एक ऐसा फंक्शन, अब ये f हो सकता है किसी भी दो सेट के अंदर डिफाइंड हो सकता है, लेट्स से ये x टू y में डिफाइंड है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं g बोल रहा हूं और ये किससे डिफाइंड हो, y टू x में डिफाइंड हो, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं f का इनवर्स। ठीक है, f का इनवर्स। अगर मेरे पास एक फलन है एफ एक्स टू वाई में, व्युत्क्रमणी माना जाता है यदि मेरे पास एक ऐसा कोई फलन है जो वाई टू एक्स में मौजूद है, और जहां पे गॉफ और फॉग के लिए क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी ऑन एक्स और आइडेंटिटी ऑन वाई। आइडेंटिटी ऑन एक्स कहने का मतलब वो सारे एलिमेंट जो कैपिटल एक्स में है, सेट कैपिटल में, सेट एक्स में है, और आई वाई कहने का मतलब आइडेंटिटी ऑन वाई,
मतलब सेम y वाले एलिमेंट, ठीक है। तो g को f का व्युत्क्रम कहा जाता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं f इनवर्स के थ्रू, ठीक है। सिंपल भाषा में इतना ही समझना है कि अगर मेरे पास वाई एक्स का फंक्शन है तो x को y का फंक्शन अगर जब हम बना देंगे तो वो सिंपल जो डिनोट कर रहा होगा x के टर्म में, उसको मैं क्या बोलता हूं कि वो उसका इनवर्स है। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर g है, ठीक है, अगर f का इनवर्स g है, g f का इनवर्स है, तो अगर उनका कंपोजिशन निकालेंगे, अगर गॉफ निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी ऑन x आना चाहिए, अगर फॉग निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी ऑन y आना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है कभी कभी कि अगर आपको g और f दे दिया जाए और हमसे कहते हैं कि क्या ये g एक दूसरे के इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो उस केस में हमको ये चीज चेक करना पड़ता है। और वो चेक करते कैसे, गॉफ और फॉग के थ्रू, ये दोनों है क्या, तो हमने कहा कि अभी तो कंपोजिशन बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये वही कंपोजिशन ही है। अब ये आइडेंटिटी ऑन एक्स और आइडेंटिटी ऑन वाई वाली बात किसी के दिमाग में हो सकता है कि स्ट्रक ना करे। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि आइडेंटिटी ऑन एक्स कहने का मतलब जो कि आपने गॉफ से निकाला है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि ये जी ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। अगर जी ऑफ एफ एक्स है तो यहाँ पे क्या इनपुट गया है, एक्स गया है। और एक्स होगा क्या, मैंने कहा कि एफ का जो डोमेन होगा, एफ का डोमेन है क्या, तो ये कह रहे हो कि एक्स है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आनी चाहिए आइडेंटिटी ऑन एक्स ही आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ सकती है वो कैपिटल एक्स से ही आए, ठीक है, कैपिटल एक्स सेट ही आए सारी एक्स के लिए। जो यहाँ पे जो भी आपने एक्स स्मॉल एक्स लिया उसके लिए आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए यहाँ से आनी चाहिए, ठीक है। और सिमिलर वे में वाई के लिए भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी निकालेंगे कैसे, उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको एज इट इज आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। इनके मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में एज इट इज ये पूछ लिया जाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है इसका, वो क्या कहता है कि अगर एफ व्युत्क्रमणी है तो इसके लिए जरूरी है कि वो 1 1 ऑन 2 दोनों हो। एक है कि आच्छादक है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है किसी भी फंक्शन के इन्वर्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई एक फंक्शन एफ है उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, अस्तित्व में होगा, तो इसका मतलब वो एफ जरूर से 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। और मान लो किसी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, इसका मतलब उल्टा भी होगा कि जिसका इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, वो 1 1 ऑन 2 रहा होगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा दोनों चीज यहाँ पे यूज होती है। मेरे पास अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो तो हम उसका कंपोजिशन, मैंने कहा कि हम निकाल सकते हैं। जैसे एफ ऑफ जी एक्स निकाला, तो अगर तीसरा फंक्शन एक्स लेट से एच एक्स मिल जाए तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स निकाल सकते हैं, या फिर एच ऑफ या फिर जी ऑफ एफ एक्स ऑफ एच एक्स निकाल सकते हैं। किसी भी ऑर्डर चेंज करके हम लोग कंपोजिशन निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आप यहाँ से एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स निकाल लो, या फिर एच ऑफ जी एक्स निकाल के फिर उसके साथ एफ का कंपोजिशन कर दो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है ये। इसको एज इट इज याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट जो कि पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी, तो कह रहा है कि गॉफ जो कि कंपोजिशन है, अगर एफ और जी मेरे पास दो फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन मैं निकाल सकता हूँ गॉफ, या फिर फॉग निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर अब इसका इनवर्स निकालना, क्योंकि कंपोजिशन निकालने के बाद भी तो फंक्शन ही मिला ना। अगर पीछे अगर मैं लेके जाऊं आपको, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो करवाया कि चलो एफ एक्स मेरे पास cos x था, जी एक्स मेरे पास 3x² था, मैंने कंपोजिशन निकाला और यहाँ से मुझे एक तीसरा फंक्शन मिला जो कि 3x² था, तो ये भी तो एक फंक्शन है ना, तो कंपोजिशन भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्टिंग फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जी ऑफ एफ एक्स है और इसका आप इनवर्स निकाल रहे हो, कंपोजिशन निकालने के बाद इनवर्स निकाल रहा हूं, तो ये किसके बराबर होता है, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स हम निकालते हैं और उसी तरीके से दोनों जी का भी इनवर्स निकाल सकते हैं, फिर उन दोनों का आपस में कंपोजिशन। और बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया अगर आप देखोगे तो, ठीक है। जी ऑफ एफ इनवर्स इज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही है, और इसको एज इट इज याद रखना है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया बाकी चार सब में दिमाग लगाना ही है, बिना दिमाग लगाए बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। इसमें भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि देखो मोस्टली अब तक मैंने 3 मेथड डिस्कस करे हैं,
तो वो या तो मैपिंग के थ्रू चीजें सॉल्व हो रही होंगी, वो ग्राफ के थ्रू हो सकती हैं, या फिर जनरल आपको मैथ फंक्शन दे दिया जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा, एक्सप्रेशन के टर्म में दे दिया जाएगा, है ना। तो तीनों टाइप पे आपसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में अगर हम लोग बात करें तो मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है, वो n2 कैपिटल Y में डिफाइंड है, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोड डोमेन Y है। अब Y के बारे में यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है कि जहां पे Y क्या है, इस तरीके से एक सेट है जो कि परिभाषित करा गया। जो फंक्शन है वो उसके बारे में क्या बोला गया कि ये 4x+3 है, तो दिखाइए कि f व्युत्क्रमणी है। पहली बात तो यही दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणी है। हमने कहा व्युत्क्रमणी कब होता है, जब वो 1 1 होता है, एक ही आच्छादक होता है। तो पहली बात तो ये दिखाना कि इसको 1 1 है। दूसरा, उसके बाद ये कहता है कि इसका व्युत्क्रम भी निकालिए, तो इनवर्स भी निकालिए। तो दोनों बातें करनी, एक ये भी दिखाना है कि वो व्युत्क्रमणी होगा, ये बात दिखाओ। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि उसका इनवर्स क्या है। चलो, अब आ जाते हैं। पहली बात तो n2y में मुझे दिखाने के लिए पहली बात तो मुझे y पता होनी चाहिए, ठीक है। अब y कैसे डिफाइंड है, तो y के लिए बोला गया है कि y एक, यहाँ पे y ले लिया जो कि एक नेचुरल नंबर है, और इस प्रकार से है कि y बराबर क्या है, 4x+3 है, जहां पे x जो है आपका नेचुरल नंबर है। मतलब जैसे जैसे x को नेचुरल नंबर लेते जाओगे, यहाँ पे y मिलता जाएगा, और ये y भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो अगर कैपिटल Y को मैं डिफाइन करूं और 4x+3 में अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर आपको पुट करने हैं तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग वाले नंबर इस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं x की जगह पे, तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3 इज 7। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 7 मिला y। अगर यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 3 इज 11, ठीक है। अगला 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3 15 है। अब इन सब में देखोगे तो 7 11 15, इसमें क्या फर्क दिख रहा है, इसमें 4 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। तो अगला जो आएगा वो 19 आएगा, अगला जो आएगा 23 आएगा, और जैसे जैसे हम लोग रखते चले जाएंगे वैसे वैसे ये आपका पूरा एक सेट बनता चला जाएगा। तो अब मेरे पास सेट है, ठीक है। अब इनकी जरा मैपिंग करवाते हैं। मैपिंग कैसे करवाएंगे, तो मैपिंग हम सबको आता है कि मैपिंग कैसे करवानी है। फंक्शन के लिए अब जरा बात करते हैं इनके मैपिंग पे, है ना। थोड़ा सा बड़ा ही सेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो किस टर्म में है, तो फंक्शन बोल रहा है कि फंक्शन डिफाइंड है n2y में। अब y मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 आ रहा है, 19 आ रहा है, 23 आ रहा है, एंड सो ऑन, इस तरीके से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। पहला वाला सेट मेरे पास नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये लेते चले जाओगे, ठीक है। तो अगर f के अंदर मुझे मैपिंग करवानी है तो ये मेरे पास f है, आप इसको नेचुरल नंबर बोल दो, इसको y बोल दो, गिवन ही है। हमको जब मैपिंग करवानी है तो हमने कहा कि अब 1 की मैपिंग क्या होगी, बेसिकली f(1) चाहिए आपको, राइट। अगर ये पहली बात तो fx बराबर 4x+3 मुझे गिवन है यहाँ पे। अगर 1 की मैपिंग चाहिए तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, f(1) चाहिए, और f(1) कहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा। और जैसे ही 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 प्लस 3 विच वॉज 7, राइट। तो 1 की मैपिंग क्या है, 7 है। और यहाँ पे इसमें अगर वैसे मैंने एलिमेंट तो लिखा नहीं, लिख देते हैं। यहाँ पे 7 11 15 19 23 एंड सो ऑन। तो आप अगर 1 पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 का f(1) बनेगा, और f(1) क्या है मेरे पास यहाँ पे 7 है, सिंपली वही सेम इज बनेगा। 2 पुट करोगे तो f(2) की इमेज क्या चाहिए, f(2) चाहिए। f(2) कैसे पता चलेगा, जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे। तो अब अगर यहाँ पे मैंने 2 पुट किया था तभी तो 11 आया था, क्योंकि और यहाँ पे पुट भी करके देखोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 3 क्या 11, इसका मतलब 2 की मैपिंग क्या हो रही है, 11 के साथ हो रही है। 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और हर बारी आप देख रहे हो कि जैसे जैसे पुट करते चले जा रहा हो वैसे वैसे आपको एक एक वैल्यू मिलती चली जा रही है, क्योंकि y डिफाइंड उसी तरीके से था, है ना। ऐसे ऐसे पुट करते जाके अब ये जो मैपिंग बना, ये इसमें मुझे क्या देखना है, मैं ये क्यों करवा रहा था। मैंने कहा कि मुझे अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है तो पहली बात तो ये 1 1 होनी चाहिए। क्या ये 1 1 है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से ही क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है।
तो 1 1 हुआ। ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू चेक करने के लिए मैंने कहा कि इस वाले सेट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या जो इमेज ना बना रहा हो, तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। और इसमें ये भी ध्यान रखो, जो वैल्यूज आएंगी वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू ही आएंगी। और ये आ कब रही थी, जब आप नेचुरल नंबर पुट कर रहे हो, तो जैसे जैसे नेचुरल नंबर पुट करते जाओगे इसमें कहीं ना कहीं वैल्यू मिलती जाएंगी। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि ऐसी आ जाए कि जो कि बिना नेचुरल नंबर के पुट करने के बाद आए, है ना, बिना नेचुरल नंबर लेने या नेचुरल नंबर के अलावा कुछ लेने पे आ जाए, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो डिफाइंड ही नेचुरल नंबर के लिए। तो इसमें भी कोई भी एलिमेंट मुझे खाली नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये क्या है, आपका बाइजेक्टिव है ना। क्या है ये आपका बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 बोलते हैं जिसको, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकाएकी आच्छादक। ठीक है, ये क्या है आपका एकाएकी आच्छादक। अब एकाएकी आच्छादक होने से मुझे क्या पता चल गया, अब मुझे ये पता चल गया कि ये इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी निकलेगा। और अब आते हैं कि यहां से चलो एक स्टेटमेंट तो पहली बात तो लिख ही ले, हेंस इन्वर्टिबल, अतः हिंदी में लिखेंगे तो प्रतिलोम संभव है। ठीक है, इसका प्रतिलोम संभव है। और अगर प्रतिलोम संभव है तो निकालेंगे कैसे, अब उस बात पे आते हैं। तो हमने कहा कि जो मुझे गिवन है एफ एक्स, वो क्या है 4x+3 है। हमने कहा कि एफ एक्स को ही तो y बोलते हैं, इसका मतलब y बराबर 4x+3 भी तो लिख सकता हूं मैं। अगर y बराबर 4x+3 मैंने लिख दिया, तो अब पीछे वाली बातों पे जाते हैं और फिर से रिकॉल करवाते हैं आपको। मैंने कहा कि अगर y x का फंक्शन है, उसका इनवर्स निकालना चाह रहा हो तो x को y का फंक्शन बना दो। ठीक है, और जो y आ रहा है उसको x से रिप्लेस कर दो, वही उसका इनवर्स होता है। यहाँ पे अगर y बराबर x था तो मैंने कहा कि अगर x के लिए सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3 को इधर लेके आओगे तो y-3 और 4 से डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा x के लिए। ये इनवर्स पूरा भी नहीं निकला, इसको मैंने बोला कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एफ इनवर्स एक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स पुट करना पड़ेगा, और ये जो एक्सप्रेशन आया ना इसमें एक्स को वाई को एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक्स रिप्लेस कर दोगे, यही इसका इनवर्स फंक्शन है। सिंपल, एक्स को वाई का फंक्शन बनाओ और जो वाई आ रहा है उसको एक्स से रिप्लेस कर दो, सिंपल, वो आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा, प्रतिलोम फलन मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रतिलोम फलन। ठीक है, क्या है ये आपका प्रतिलोम फलन, और इसी तरीके से आगे हमको निकालना है। तो हमेशा ही हमको क्या चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि इनवर्स निकाल रहे हैं तो हमको उसकी बाइजेक्टिविटी या एकाएकी आच्छादक कह लो कि वो है, ये बात हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप भी आप प्रतिलोम निकाल रहे हो, और निकालते कैसे ये आपको दिख गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो क्या है, जैसे अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन गिवन है, कह रहा है कि मेरे पास ये फंक्शन है और ये x³ + 5 द्वारा परिभाषित फलन है, तो हमको एफ इनवर्स बताना है। ठीक है, चलो, तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि आपको इसको इसकी बाइजेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, है ना। बाइजेक्टिविटी चेक करने के मेरे पास, मैंने कहा कि 3 मेथड मैंने सबको बताया। वो मैपिंग के थ्रू जा सकते हो, वो ग्राफ के थ्रू जा सकते हो, और वो मैनिपुलेशन के थ्रू जा सकते हो कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 दिखा के वहां से x1 बराबर x2 मिल जाए मुझे, है ना। तो हमको सीधा इसका इनवर्स निकालना, तो एक तो चीज है कि आप पहले चेक कर सकते हो। अगर चेक करने वाली बात है तो मैं अगर ग्राफ के थ्रू बताऊं इस क्वेश्चन के लिए, बड़ा आसान होगा ग्राफ के थ्रू बताना इसको। मैंने कहा कि कोई भी ऑड फंक्शन अगर मेरे पास है तो ऑड फंक्शन में इसका ग्राफ कैसा बनता है। ऑड फंक्शन का ग्राफ आपको हमेशा कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्यूबिक फंक्शन है और इस क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। किसका, x³ + 5, इस तरीके से ये क्यूबिक फंक्शन अगर y बराबर 100 कर तो। अब हमने कहा कि 1 1 चेक करने के लिए क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, देखो ये फंक्शन को क्या एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा, तो नहीं, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, नीचे भी ड्रॉ करोगे तब भी ये ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट कर रही एक लाइन। तो ये 1 1 है, यहां से ये पता लग गया। ऑन टू के लिए हमने कहा कि कहां पे डिफाइंड होता है, ये R2 R के लिए डिफाइंड है। तो आपसे उल्टा बोला जाता है कि y के करस्पॉन्डिंग, अब वो y आपका +∞ से -∞ यहाँ पे डिफाइंड है, इसके किसी भी एक पॉइंट, कोई भी एक y के करस्पॉन्डिंग देखो क्या ग्राफ मिल रहा, क्या मुझे x मिल रहा क्या, तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा, हर जगह पे मिलेगा। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा।
ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर करें तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक वाई के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, कोई और वाई चूज करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये मुझे हर वाई के करस्पॉन्डिंग में मिल रहा है। तो इतना समझ में आ गया कि ये बाइजेक्टिव तो है। ठीक है, और अगर बाइजेक्टिव है तो मैंने कहा कि निकालते कैसे, मैंने निकालने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो गिवन फंक्शन है आपको यहाँ पे वो क्या है, तो एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या है, तो एक्स क्यू प्लस 5 है। अब अगर अभी वो पता चल गया कि बाइजेक्टिव है, क्या आच्छादक है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करना है आपको, इसको y बराबर आपने क्या माना, एक्स क्यू प्लस 5, एक्स के लिए सोल्व कर लो, तो एक्स के लिए सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 5, और x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से, y माइनस 5 के पावर 1/3। ठीक है, इसको हमने बोला कि इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, हमको चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो y जो है y को रिप्लेस कर दो x से, तो यहाँ पे x माइनस 5 के होल पावर 1/3। निकालने में कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है, वन वन बाइजेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा आपको, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन वाइज जाओगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, तो x माइनस 3 की पावर 5 विच इज ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अगेन ये तो हमने सीधा सीधा प्रॉपर्टी ही देखा था कि अगर मेरे पास गॉफ है तो इसका मुझे इनवर्स चाहिए तो कैसे निकलेगा, ऑर्डर चेंज हो जाता था बेसिकली, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, याद है पीछे यहाँ पे गॉफ इनवर्स क्या था, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ऑर्डर चेंज हो जाता था। तो अब ऑर्डर चेंज ऐसे ही याद रखना कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो यहीं पे फॉर्म पूछ देता फिर तो ये किसके बराबर हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो और ये याद रखना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आप बात करोगे तो आपका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पे क्वेश्चन है और ये ऑर्डर्ड पेयर के टर्म है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको, ताकि आपको हर पर्सपेक्टिव मिल जाए हर टाइप का, इसलिए मैंने देखोगे चाहे वो अभी कंपोजिशन बताया तो भी उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन रखे मैंने, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। रीजन सिर्फ सिंपल है कि आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको दिख जाए कि कैसे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है तो किस अप्रोच से कर रहा है। ठीक है, और घूम फिर के अगर डीप डाउन देखोगे तो है सबका कंसेप्ट सेम ही। हमने कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक सेट गिवन है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी है। यहाँ पे इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइंड है जिसके अंदर मुझे ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है, तो ए बी बी डी सी ए, और अच्छा इसको डी मत समझ लेना, ये आपका ए है, और डी सी। ठीक है, निकालना है आपको एफ इनवर्स। अब जब भी कभी इस तरीके से आपको दिखे, आपको पीछे मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन x टू y में डिफाइंड है तो g एक फंक्शन इसका इनवर्स होगा जो y टू x के लिए डिफाइंड होगा। तो अगर यहाँ पे ये फंक्शन है, बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे इसका ये डोमेन है, ठीक है, और ये इसका कोडोमेन है, और यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे अब ये इसका डोमेन है और यहाँ पे इसका इनवर्स के लिए, और ये इसका कोडोमेन है। तो बेसिकली जब इनवर्स निकालना किसी फंक्शन का तो उसका कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस गिवन एफ के लिए मैं बात करूं कि डोमेन ऑफ एफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, एफ का डोमेन, एफ का डोमेन क्या होगा, हमने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर में ये जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ये इसके डोमेन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, और सी और डी गिवन है, इस तरीके से, है ना। ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में अगर हम लोग जा रहे हैं और एक एक करके एलिमेंट, और इसका उल्टा भी देखोगे तो आपको ए बी सी डी ही मिलेगा। तो अब इसको चेंज करके आपको बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैंने कहा कि जिस भी फंक्शन के अंडर ये रिलेट कर रहे हैं उसमें अगर आप जाओगे और जी को निकालोगे, तो अब अगर यहां से अगर मुझे चेंज करना हो तो हमने कहा कि ये क्या होगा, जी, तुमने कहा कि इसके क्या होने, डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज होंगे, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं वो रिवर्स हो जाएंगे सिंपली। तो ऑर्डर्ड पेयर को जब रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कोमा ए, और ये हो जाएगा आपका बी कोमा डी, ये हो जाएगा ए कोमा सी, या फिर ये डी कोमा सॉरी सी कोमा डी, सी कोमा
डी। और इसी चीज को, सेम चीज को मैपिंग के थ्रू भी देख सकते हो। अगर जी में या फिर एफ में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये एफ मेरा फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो भी है ए टू ए में ही डिफाइंड है, बेसिकली ए टू ए में डिफाइंड है। यहाँ पे ए बी सी डी है मेरे पास, और यहाँ पे भी देखोगे ए बी सी डी ही है, क्योंकि ए टू ए में ही डिफाइंड फंक्शन है। मैपिंग में जब हम लोग बात कर रहे, तो हमने कहा कि मैपिंग कैसे है, तो हमारा मैपिंग यहाँ पे कैसे था, ए बी से रिलेट कर रहा था, ठीक है। बी किससे रिलेट कर रहा है, डी से, बी डी से रिलेट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। सी ए से रिलेट कर रहा है, सी ए से रिलेट कर रहा है, और डी सी से रिलेट कर रहा है, यही। तो हमने कहा कि ये जब एफ है, ये एफ के अंडर इस तरीके से है, तो जब आप इसका उल्टा कर दोगे, दिस इज एफ, तो जब इसका उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ऑर्डर रिवर्स हो गया। ऑर्डर जब रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे जी क्या मिल जाएगा, अब इसको थोड़ा मैं रफली बना रहा हूँ। जी में फिर से यहाँ पे ए बी सी डी लिख लो, यहाँ पे भी ए बी सी डी लिख लो। तो अब जब ऑर्डर चेंज कर रहे हो, तो हमने कहा कि एक बी से रिलेटेड था, तो यहाँ पे बी किससे रिलेटेड है, ए से। अगर यहाँ पे बी डी से रिलेटेड है, तो बी डी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डी किससे रिलेटेड होगा, तो बी से, ठीक है। यहाँ पे सी ए से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ए किससे रिलेटेड होगा, तो ये होगा सी से। और यहाँ पे क्या बचा, डी सी से रिलेटेड था, तो सी किससे रिलेट कर जाएगा, तो डी से, और ये क्या होगा आपका, जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शायद कुछ गड़बड़ लिखी है क्या, बी डी से रिलेटेड, तो ये डी बी से रिलेट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि बात समझ में आ गई। जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, जिस तरीके के क्वेश्चन अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे ये कह लो कि इस टाइप के क्वेश्चन है। लीनियर आपको देगा और वहां से आपसे इनवर्स निकाल लेगा, ठीक है। एक क्लास इस पे और करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज तो ये खत्म हो चुका है। एक क्लास और करेंगे जिसमें पीवाईक्यूज और देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में अब तक एक्चुअली में पूछे गए, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो उम्मीद है कि जितनी चीजें हमने आपको सिखाई बताई वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, फिलो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। फिलो ऐप पे डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना अपने नंबर से, और जो भी क्वेरी है आपकी उसको फोटो खींचो और अपलोड कर दो वहां पे, ठीक है। कोई भी विद इन 60 सेकेंड आपके पास ऑनलाइन ट्यूटर आपके पास अवेलेबल होंगे, और उनसे आप डिस्कस कर सकते हो 1 to 1, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियो में कुछ सीखा है आपने, कुछ आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और वीडियोस आपको मिलते रहे इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सो ऑन दिस नोट क्लास को यहीं पे रखेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।